दूसरी तरफ पैदल गई थी मैं जब वो सिद्दीक को मार दिया था आर्मी ने, याद है आपको? हाँ, पैदल गई थी मैं, वो इकलौता भाई था। और जब मैं वहां गई मुझे वो बात इसलिए ज्यादा रहती है, उसकी सिद्दीक की माँ और उसकी बहन वो रोना धोना उसको भूल गई और मेरी टांगे दबाने लगी कि आपके सबके जाओ, आप पैदल आ गए हुए थे। तो मैंने कहा ये लोग कितने बेसहारा हैं, जब इनके पास कोई पहुंच जाता है तो ये उसका शुक्रिया अदा करते हैं बजाय इसके कि अपनी तकलीफ बताएं। तो ये तकलीफें सही है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, चाहे गोरताड़ा में हमारे हिंदू का कत्ल हुआ, वहां भी मैं पहुंची सबसे पहले। वहां भी एक लड़का था रतन कुमार, 7 बहनों का भाई, तो मैंने उसको लकड़ी भी दी थी। तो हमने ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई साल ये मुश्किलात देखे हैं, मगर आज जब हम पूरे मुल्क को देखते हैं तो मुल्क मुश्किलात में है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि मेरे ख्याल में पिछले 77 साल में मुल्क के अंदर इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज है। महंगाई, अभी ये हमारे लालजी साहब है, आपका नाम क्या नाम? लाल सेन साहब, ये बिल बता रहे थे। हाल ऐसा है कि खाने के लाले पड़ गए हैं। पहले कहते थे दाल रोटी खाएंगे, आज आप दाल रोटी नहीं खा सकते। कश्मीर में कहते थे हाथ बट नहीं खा सकते हो। साग 1 किलो 100-150 रुपए मिलता है इसमें, दाल की तो बात ही नहीं है। ये पूरे मुल्क का हाल है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अब क्या करें? वो सरकार जिसने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या करेंगे? कहा था महंगाई खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ गई। अब उसने क्या किया? उसने कहा ये जो नौजवान है करोड़ों की तादाद में, ये जो गरीब है करोड़ों की तादाद में, इनको मैं क्या जवाब दूं? तो इनको ऐसा करो, इनको बोलो बेरोजगारी तुम्हारी दूर हो जाएगी, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है मुसलमान है ना? इसको मारो, इसके घर में देखो क्या पका है, इसकी मस्जिद तोड़ो, इसके घर को तोड़ो, इसके दुकान को तोड़ो। और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो कहा इसके पास एक चीज बची है, वो बचा है इसका वक्फ, जो अल्लाह ताला के रास्ते में हम वक्फ कर देते हैं, जिससे हमारे मदरसे चलते हैं, जिससे हमारे मस्जिदें हैं, हमारी जियारतें। अब देखिए ना अजमेर शरीफ, उसको भी क्या कहिए हमारा है। अभी कुछ दिन पहले नासिक में एक दरगाह थी, उसको काफी हिस्से को तोड़ दिया। वो अदालत में गए थे, अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, मगर उसमें रोक क्या लगानी थी? उसका तो जियारत का दरगाह का तो हिस्सा तोड़ दिया था। तो ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के। जब जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हिंदुस्तान का हाथ थामा था, तो उस हिंदुस्तान का हाथ थामा था जहां पर राम लला के कपड़े मुसलमान बुनता है, मुसलमान दर्जी सिलता है, जहां पर गणेश जी की मूर्ति मुसलमान बनाता है और हिंदू पूजा करता है। उस हिंदुस्तान के साथ, गांधी के हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने अपने हिंदू सिख बुद्धिस्ट भाइयों के साथ हाथ मिलाया था। मगर आज वो हिंदुस्तान वहां पर मुसलमानों का जीना हराम किया जा रहा है। और हमारा क्या फर्ज है एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट? हमारा फर्ज क्या बनता है? क्योंकि हम यहाँ अक्सरियत में हैं। कभी कभी मेरी रूह कांपती है जब मैं सोचती हूँ हम अक्सरियत में होके हमारे साथ भी इतनी दबाव है, तकलीफ है। जो मुसलमान मुल्क के अंदर अक्सरियत में नहीं अकलियत में है, 2 मुसलमान घर है इर्द गिर्द सारे नॉन मुस्लिम है, उनको कितना डर लगता होगा इस माहौल में? पहले नहीं, पहले पता ही नहीं होता था। मुझे जितनी ईद की खुशी होती थी उतनी होली की भी खुशी होती थी कि अब होली मनाने जा रहे हैं। मगर मैं सोचती हूँ मुसलमानों की क्या गुजरती होगी, वो जो मुल्क के अंदर रहते होंगे, जिनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अगर कोई वरांडे पे अब नमाज पढ़ता है, जोर से अल्लाह अकबर बोलता है तो पुलिस पहुंच जाती है।
جب سے وقت بل پاس ہوا ہے ہمارے کئی مدرسے توڑے گئے, کئی مسجدیں جو 100 سال پرانی تھی اس میں حملہ کیا گیا, درگاہیں کی دیواریں توڑ دی گئی, ان کے حصے توڑ دی گئے. تو یہ حال ہے ہمارے اس وقت مسلمان بھائیوں کا. اب ان کے لیے جیسے گاندھی جی نے کہا تھا, جب 47 میں بٹوارا ہو رہا تھا تو سب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا مجھے کشمیر سے, جموں سے نہیں, جموں میں اس وقت حالات کافی خراب ہو گئے تھے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. کہا تھا مجھے کشمیر سے ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں جو ہمارے ہندو سکھ کشمیری پنڈت بھائی ان کو کسی نے نہیں چھیڑا. تو آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو جموں کشمیر سے اسی روشنی کی کرن کی امید تھی. وہ کیا تھی؟ ہم تو اپوزیشن میں ہیں, میں تو بولتی رہتی ہوں, میں تو آواز اٹھاتی رہتی ہوں, مگر جب کوئی کسی سرکار کو اس کے پاس اور فاروق صاحب جیسا قدامت لیڈر ہو تو لوگوں کو یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ملک میں, کہ ہمارے جموں کشمیر تو ہے نا, وہاں کے مسلمان جو یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے پیچھے ہے نا. مگر کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے لوگوں نے ریزولوشن لایا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, اور ڈرامہ ہوا اسمبلی میں, چلاتے رہے. ارے نیشنل کانفرنس والوں, آپ تو اکثریت میں ہو. یہ تو عمر صاحب اور اسپیکر نے رات کو ہی فیصلہ کیا تھا کہ ریزولوشن نہیں پاس ہونے دینا ہے. اور کیا کیا؟ بی جے پی بل پاس کرنے کے بعد کہیں نہیں گئی, وہ کسی بی جے پی اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ بلڈوزر بابا کے اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ مدھیہ پردیش میں نہیں گئی جہاں ان کی سرکار ہے, وہ جموں کشمیر جان بوجھ کے آیا. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر میں ہمارے فاروق عبداللہ صاحب قدامت لیڈر اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کو لے کے ٹولپ گارڈن میں اس منسٹر کا استقبال کر رہے تھے جس نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا. ان کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتانا, دیکھو یہ جموں کشمیر جو مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ اور اس کا باپ شیخ صاحب کا لڑکا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم پروٹیسٹ کرتے ہو. یہ اس وقت میرا سر شرم سے جھک گیا, کیونکہ میں واقعی بہت کوشش بھی کی. میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی بنایا میں نے کہا اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم جموں کشمیر کے مفادات کی رکھوالی کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, جس کے لیے میرے ورکر بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ جی نیشنل کانفرنس کی افطار میں کیوں گئی تھی, وہ آپ کے ہاں کیوں آئے. مگر میں چاہتی تھی کہ اس وقت ہمارے ریاست میں اور ملک میں خاص کر جو مائنورٹیز ہیں, مسلمان ہیں, مصیبت میں ہیں, ان کو ایک پیغام ملنا چاہیے. جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ صاحب ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہماری بات مل کے کریں گے. مگر جو ہوا, جو ہم نے میں دیکھا, اس سے دل خراب ہو گیا. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اگر ہم سیکولر نہیں ہوتے جموں کشمیر کا مسلمان تو وہ پاکستان کے ساتھ چلا جاتا مذہب کی بنیاد پہ. ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائے کیونکہ ہم سیکولر ہیں. ہندوستان اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا میجارٹی ہندو سیکولر ہے. مگر ہم ویسے تو مسلمان, محبوبہ مفتی, مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر ہوتا ہے, شرم نہیں آتی. کئی لوگوں کو شرم آتی ہے. ہم اپنے دین میں, اپنے مذہب میں, اپنی زیارتوں میں, اپنے قبرستانوں میں, اپنی مسجدوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم کو ایک ساتھ ہونا ہے. ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ پتھر نہیں اٹھانے, ڈنڈے نہیں اٹھانے, بلکہ بڑے پرامن طریقے سے اپنی بات کہی, جیسے میں یہاں پر کہہ رہی ہوں, آپ نے کہہ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہے. ہمیں مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے, ہمیں اس بات کا خیال. دوسری بات, ابھی یہاں بہت سارے مسئلے مسائل کی بات ہوئی. آپ کو میں ماسٹر جی سے غصے میں تھے کیونکہ ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا ماسٹر جی مجھے یہ بتائیے, مفتی صاحب نے 50 سال دیے اور ایک متبادل پیدا کیا, اور وہ کون سا متبادل؟
जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गोलियों से बाहर निकाला। मुझे याद है मैं यहाँ आती थी तो पगड़ी उठाते थे लोगों की, फिर देखते थे इसकी तलाशी करते थे, नौजवानों को बोलते थे मुर्गा बनो। इतना आजाद था, बात नहीं करते। जो कल 2 दिन पहले यहाँ दिनती नाम है ना नौशेरा में, वो जो कोई प्रोफेसर है लियाकत, जो उनको लहू लुहान किया खून से, फिर मैंने कोई ट्वीट किया तो बाद में उसकी इंक्वायरी, यही हाल सबका होता था। उसमें मिलिटेंट आता था, घर में घुसता था, बंदूक लेके खाना खाता था, उसके बाद आर्मी आती थी, वो लहू लुहान करती थी। वो बेचारे क्या करते, कैसे मिलिटेंट को पकड़ते। मैंने मास्टर जी से कहा, मैंने कहा मुफ्ती साहब ने तो बहुत कुछ किया, हालांकि मुफ्ती साहब कुल 3 साल 10 महीने रहे चीफ मिनिस्टर, मैं रही 2 साल। मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 साल सरकार में रही, मतलब जो मुफ्ती साहब के उस कम अरसे में यहाँ हुआ। चलो राजौरी पुंछ की बात करें, वो तो 50 साल में नहीं हुआ था। एक मुतवाज़िर लोगों ने कैसे आंख बंद करके मुफ्ती साहब की जमात को रिजेक्ट किया, तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है। हमने तो आज वो यूनिवर्सिटी, जब मैं बाबा गुलाम साहब पासे यूनिवर्सिटी के बारे में सुनती हूँ मेरी रूह कांपती है, क्योंकि मेरे वालिद को ये यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार से बनाई थी। वो कहते थे कि राजौरी पुंछ के लोगों को यहाँ जम्मू जाना पड़ता है, कश्मीर आना पड़ता है, इनका खर्चा बढ़ जाता है। और एक वक्त था इस यूनिवर्सिटी में बाहर से भी लोग एडमिशन लेते थे, मगर आज उसके हालात ठीक नहीं है। मैंने अपने लोगों को बताया था, MLAs को, कि आप एडजॉर्नमेंट मोशन दे दो, इसका डिस्कशन होना चाहिए असेंबली में। और चूंकि असेंबली में काफी उथल पुथल रही, वो नहीं हो सका। तो मेरा ये कहना है कि हमसे क्या गलती हो गई। इतने सारे रिहैबिलिटेशन टीचर, हजारों की तादाद में, आपको पता भी नहीं चला क्योंकि पैसा खर्च नहीं हुआ। सड़कें, बाबा गुलाम साहब बादशाह, DPS स्कूल जो कभी यहाँ नहीं बनना था, आपके यहाँ पर कोई कसर नहीं रखी उन्होंने। फिर क्या हुआ, ये आप एक प्रोपेगेंडा में फंस गए। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जो 370 खत्म हुआ, ये इसलिए हुआ कि PDP ने BJP के साथ सरकार बनाई, यही है ना। मगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो 3 साल 10 साल मुफ्ती साहब की और 2 साल मेरी, क्या उन सालों में BJP ने 370 को हाथ लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे, हमारी सरकार खड़ी रही, वो हाथ नहीं मिला। सरकार यहां से गिरी, PDP को यहां से तोड़ा और 370 को खत्म किया। ये सही है? जब तक हम थे, क्योंकि हमने जब BJP के साथ सरकार बनाई, पहली शर्त तो यही रखी थी कि 370 के साथ आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो जमात, जिस जमात के अभी दुलत साहब, आपको सुना होगा सबने, दुलत साहब जो फारूक साहब के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने कहा, किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूं, उन्होंने कहा, फारूक साहब ने मुझसे कहा, उनकी बेटी ने कहा कि फारूक साहब कहते हैं कि BJP ने मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया 370 खत्म करने के लिए, ये इतनी सारी फौज लगाने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे एतमाद में लिया होता तो मैं असेंबली के जरिए इसको करवा के देता। ये मेरे अल्फाज हैं। जो शख्स खुद कहता है कि 370 को मैं खुद असेंबली के जरिए खत्म करवाता, वो PDP पे इल्जाम लगाता है। क्या आपने BJP के साथ हाथ मिला के 370 को हमने खत्म किया? मेरी तो पार्टी तोड़ दी उन्होंने 370 खत्म करने के बाद, आपकी पार्टी को तो हाथ नहीं लगाया। और दलंदर रहना गवाह है, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जिसने कहा जिस वक्त PDP और BJP की बात चल रही थी, हमने 5 महीने लगाए, मैंने 3 और मुफ्ती साहब ने 2 महीने। उस वक्त उमर साहब दविंदर राणा को लेके दिल्ली के चक्कर लगाते थे, अमित शाह साहब के चक्कर लगाते थे, बोलते थे कि आप PDP के पीछे क्यों पड़े हो, हम तो बिला शर्त शुरू तो आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो अब क्या करें, सादा लोग हैं, समझते नहीं बात को। मुफ्ती साहब ने सरकार इसलिए बनाई थी ताकि जो BJP के 28 मेंबर हैं, कहीं खुदा ना खास्ता अगर हम कश्मीर की अलग सरकार बनाएंगे, एक तो सैलाब आया था, आपको मालूम है, सारा कश्मीर जम्मू उजड़ गया था, खासकर कश्मीर, सड़क मकान दुकान सब खत्म हो गया था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं हमारे साथ क्यों नहीं बनाई? उमर साहब आपके पास आज 50 MLA हैं, आप रोज दिल्ली के दरवाजे पे जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि मुफ्ती साहब ने दिल्ली का हाथ इसलिए थामा था
کہ جو वाजपेयी जी ने एक पीस प्रोसेस शुरू किया था जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए, ये जो कल लियाकत के साथ हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जो कुफा में मखन दीन के साथ हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। जो बफरियात में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जो कुलगाम में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने सोचा था मैं अमन कायम करूंगा, बड़ी सरकार है दिल्ली में उससे हाथ मिलाऊंगा, मगर अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया से चले गए। तो आज आप लोगों को समझना है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना काम हमने कहीं नहीं किया जितना राजौरी पुंछ ने किया, मगर उसके बावजूद आप लोगों ने नजरें फेर ली। और आज भी हमारे लोग हैं जिन्होंने डेली वेजेस का बिल लाया आपको रेगुलर करने के लिए, अभी ये कहते हैं मेरा बिल है, इसके लिए हमने रेजोल्यूशन लाया कि एक दफा माफ कर दो सारा फीस एक बार, मगर वो नहीं लाया। हमने बिल लाया कि जो जमीन पे आपको पता है सबसे ज्यादा गुजर पहाड़ी तबके को तंग करते हैं, जमीनों के लिए करते हैं नहीं करते। हमने कहा जो इनके पास जमीन है उस पे इनको हक दे दो, इनके राइट्स दे दो, वो बिल नहीं लाई। हमने कहा कि जो शराब है, आपको पता है बेरोजगार नौजवान है, बेकार है, ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स के शिकार हुए, शराब के शिकार हुए, वो बिल नहीं लाई। तो जो काम इनको करना था होना जरूरी नहीं है। अगर वक्त दिल पे उमर साहब रेजोल्यूशन लाने देते असेंबली में तो उसके लिए स्टेट का होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए हर बात के लिए बहाना करना, ये आप लोगों को सोचना समझना पड़ेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो मुझे बहुत अकीदत है आप लोगों के साथ, शायद इसलिए कि हम बाबा गुलाम शाह पातशाह की दे रहे, तो मैं आके हमेशा वहां रात को रुकती हूँ। इस बार नहीं रुक सकी क्योंकि मुगल रोड बंद था, तो इसलिए एक दिल का रिश्ता आपके साथ, मगर पिछली बार आपने मेरा दिल तोड़ दिया और अब तोड़ दिया था, मगर अब जो हासिल हुआ वो हम सब के लिए एक दाग बन गया। पूरे मुल्क में जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा फारूक साहब और उमर साहब का वक्फ बिल को लेके, वो पूरे मुल्क में उसने हमारे मुसलमानों के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के माथे पे एक दाग लगा दिया। ये उस मिनिस्टर के साथ बाग में चक्कर कर रहे हैं जिसने वक्फ बिल लाया। इसलिए मैं आज आसिफ साहब का ये प्रोग्राम था, यहाँ पर ही आए, मुझे खुशी है कि ये ना PDP ने हर जिले से हमने प्रोटेस्ट किए, कश्मीर के तमाम जिलों में हमने प्रोटेस्ट किए। कल मैंने देखा पुंछ में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो जो हमारे हाथ में हम तो वही कर सकते हैं। हम तो हमारे पास तो इतने MLA नहीं है कि हम असेंबली में जबरदस्ती किसी भी तरीके से रेजोल्यूशन ला सके, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। मगर हमारी जदोजहद, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हम, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया है, मगर उससे काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल करके मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए मुझे लगता है इस मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए, क्योंकि मुसलमान एक गांठ है जो इस मुल्क के ताने बाने को इकट्ठा रखता है, तो उसको नजर में रखते हुए इस बिल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।